नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ गुहार में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहती है, लेकिन इस कपसदा घटना को लेकर गृह मंत्री के बयान पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। विपक्ष ने गृह मंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है, जबकि कांग्रेस ने झीरम हत्याकांड को लेकर भाजपा पर पलटवार किया है। किसी घर में जाके किसी को मारे, उसमें कानून व्यवस्था कहाँ से प्रश्न आ गए? कानून व्यवस्था का होता है कि रोड में चक्का जाम है रहा, घेराव हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कानून व्यवस्था की बात आती है। कोई घर के अंदर फांसी लगाएगा, उसमें कानून व्यवस्था की बात कहाँ से आता है? अजीब सा प्रश्न करते हैं लोग, अजीब सा बात उठाते हैं। जो उनका व्यक्तिगत कोई रंजिश में घर के अंदर अपना मारे, उसको क्या हर घर में हर व्यक्ति के पीछे कोई पुलिस तो लगाता है? अभी कुछ दिन पहले कपसदा की घटना हुई। गृह मंत्री का यह बयान आना दुर्भाग्यजनक है कि कोई घर में जाके मार दे तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, मतलब ये कानून व्यवस्था के बाहर है। तो क्या अंबिकापुर के घटना को भी गृह मंत्री के अनुसार से कानून व्यवस्था के बाहर माने? अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए यदि सरकार मंत्री इस प्रकार की बयान दे तो मुझे लगता है उससे अच्छा तो उनको अपने पद पे नहीं रहना चाहिए। कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। अभी 24 घंटे के अंदर में 2 चाकूबाजी की घटनाएं फिर राजधानी में हुई। थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये भी कानून व्यवस्था के बाहर है? किस नैतिकता से भारतीय जनता पार्टी के लोग गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? जब इस प्रदेश में झलियामारी कांड हुआ था, जब इस प्रदेश में झीरम का दुर्दांत नरसंहार हुआ था, तब यही धर्मलाल कौशिक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तब वे गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं किए थे। 1-2 घटनाओं के आधार पर आप गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से बेहतरीन स्थिति है। ये हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी के आंकड़े बता दें। चलिए, तो अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासी तकरार छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है और इसी के चलते इस मुद्दे पर आज हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही भाजपा नेता के.एस. चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उचित शर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका INE 24 में आप तीनों का। सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर मैं उचित शर्मा जी के पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से गृह मंत्री का बयान आया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और लगातार जो बयान उन्होंने जो दिया है, इस पर सबसे पहले मैं आपकी क्या कुछ आप कहेंगे इस बयान को लेकर, ये जानना चाहूंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये जो क्राइम है, ये क्राइम में जो विकास हो रहा है और विकास चीजें नई आ रही है क्राइम को लेके पर्टिकुलर, ये चिंता का सबब बना हुआ है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में लगातार अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं तो क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है। वो बात अलग है कि हम एनसीआरबी के आंकड़े बजाय एनसीआरबी के आंकड़े पढ़े तो वो बातें कुछ अलग कहती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े में पहले भी कह चुका हूँ हिमांशु आपके ही चैनल पे कि एनसीआरबी के आंकड़े जिसका हवाला दिया जाता है बार बार एनसीआरबी का डेटा जो है, वो आंकड़े जो है, वो किसी भी सरकार को या सत्तारूढ़ पार्टी को गौरवान्वित करने के लिए तो ठीक है, मगर जनता को संतुष्ट करने के लिए ठीक नहीं है। अब किस प्रकार की उनकी कैलकुलेशन है, किस प्रकार के उनके आंकड़े हैं, मापदंड है और सर्वे है, ये समझ से बाहर है। लेकिन आम आदमी इन सब चीजों से परे रहता है। लेकिन उसके आसपास जिस तरीके से क्राइम हो रहे हैं, लूट हो रही है, हत्याएं हो रही है, ये बात सत्य है कि पुलिस का इकबाल कम हुआ है, पुलिस का भय कम हुआ है। पुलिस के जिन लोगों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए था, उस पर जल्दी वो भेज नहीं पा रहे हैं। तो इन तमाम तरीकों से विश्वास तो पुलिस से उठा है छत्तीसगढ़ के लोगों का, आवाम का, और विश्वास उठता हुआ प्रतीत तो हो रहा है। ये बात सत्य है। क्राइम का रेशियो पिछले 1 सालों में 2 सालों में बढ़ा है, लेकिन वो इसको राजनीतिक विषय नहीं मानता है। राजनीतिक विषय इसलिए नहीं मानता कि किसी का भी फोकस, कोई भी सरकार, चाहे अजीत जोगी मुख्यमंत्री हो, रमन सिंह हो, भूपेश बघेल जी हो, कि कोई भी सरकार का मुखिया, कोई भी सरकार का जो मुखिया है, वो ये नहीं चाहेगा कि उनके क्षेत्र में क्राइम बढ़े। उनके कार्यकाल में किसी भी तरीके क्राइम अपने
फन को मजबूत करे, ये कोई नहीं चाहता, ठीक है। किसी की भी सरकार हो। तो ये विषय कभी भी राजनीतिक हो ही नहीं सकता। ये विषय सबके लिए चिंता होनी चाहिए कि ऐसी क्या चीज हो रही है, कैसी क्या बात है कि हम पुलिस प्रशासन को किस तरह मुस्तैदी से रखें, कैसे उनकी बात माने, पुलिस के क्या तकलीफ है, पुलिस का मनोबल कैसे बढ़ाए, पुलिस की समस्याएं वो दूर कैसे करें, वो तमाम कारणों पर शोध होना चाहिए, बातें होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इन सब विषयों पर पुलिस को हो सकता है बल चाहिए हो, पुलिस को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो जरूरी हो, पुलिस को प्रोटोकॉल से थोड़ा दूर रखे, हो सकता है वीआईपी ड्यूटी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, तो पुलिस अपना भय बनाने में तो और भय बनाने में और एक इकबाल जो होता है उनका वो कम तो हुआ है, उसमें शायद वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन उचित जी, इस तरीके से बयान को आप गृह मंत्री के किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको ये बयान उचित लगता है? एग्जैक्टली उन्होंने साफ सुथरी बातें की है, लेकिन ऐसी बातें अमूमन राजनीतिक और मंजे वो राजनीतिक देते नहीं है कि अब ये डर के क्राइम को हम क्या बताएं। लेकिन ये तो हमको ही आपको और आपको हमको समझने की आवश्यकता है कि ऐसे क्राइम को, ये बात सत्य भी है, हम कितना भी अपने गृह मंत्री को कोस ले, बोल ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये इन क्राइम को रोका नहीं जा सकता। इस क्राइम को करने वालों को मुस्तैदी के साथ पकड़ा जरूर जा सकता है, क्योंकि 3 करोड़ जनता के मन में घुस के कौन क्रिमिनल है वो तो पता लगा नहीं सकता, उसके लिए कोई साइंस आया नहीं। लेकिन इस मुस्तैदी के साथ अपना भय जरूर बना जा सकता है। इस मुस्तैदी के साथ हम उनको तुरंत सलाखों के पीछे डाल दे, ये जरूरत है हमारे ऊपर है। तो वो भले ही तकलीफ हम नहीं कर पा रहे, बात अलग है, लेकिन गृह मंत्री जी ने बोला, हालांकि राजनीतिक व्यक्ति अक्सर ऐसा बोला नहीं करते और इस तरीके की बातें नहीं आती कि आप और भी बयान हो सकते थे, चाहे उस परिवार के साथ हो, मैं उनके साथ संबंध हूँ या जो अन्य बातें जैसे राजनीतिक लोग करते हैं। हकीकत में पिछली सरकार में भी होते हैं, वर्तमान सरकार में भी होगा। तो ये जो क्राइम है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी, रमन सरकार भी क्राइम को रोक पाई नहीं रोक पाई क्या बात थी अलग है, लेकिन वो भी नहीं चाहते होंगे कि क्राइम बढ़ रहे। वर्तमान सरकार से भी जो चेष्टा हो सकती थी, जो प्रयास वो कर रहे हैं, बस बशर्ते ये कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो अन्य प्रदेश में है, हफ्ता वसूली, टैक्स, कोयले में धंधे में अपनी दादागिरी, आपके खदान के कामों में है, माइनर मिनरल्स में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, तो ये जो क्राइम है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो सराउंडिंग स्टेट में हमारे मौजूद है, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में, थोड़े से यूपी के क्षेत्र में, जो इस तरीके की ऑर्गेनाइज क्राइम है, सब पाड़ी किले के है, वो समस्या अभी छत्तीसगढ़ में हालांकि है नहीं। हालांकि कोरबा में भी हुआ है, 3 रोज पहले जो गोली चली और धमकी हुई, जिसपे हमने बैठ के आपसे चर्चा भी की थी, लेकिन हुआ। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। इस तरीके के जो आप इसकी तरीके से आम आदमी की जिम्मेदारी से मुक्त तो नहीं हो सकते, जो गृह मंत्री जी ने कहा है, ये अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा परे होना है। लेकिन बिल्कुल उचित जी, कहीं ना कहीं लेकिन कानून को सख्त करना भी जरूरी है, क्योंकि अपराध तभी ज्यादा बढ़ जाता है जब कानून उन्हें लगे कि कानून के शिकंजे में अपराधी जो है वो फंस नहीं सकता। और कहीं ना कहीं ये अगर दिमाग में अपराधी की बात आ जाती है तो अपराध बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चलिए, भाजपा नेता के चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी आप जानेंगे किस तरीके से आप गृह मंत्री के बयान को किस तरीके से इसमें देखते हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। हिमांशा जी, जो आपने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था से व्यक्ति होता है, व्यक्ति से व्यवस्था नहीं होती। जब व्यवस्था दुरुस्त होगी तो व्यक्ति अपने आप कंट्रोल में रहेगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कंट्रोल में नहीं रहेगा, कहीं भी वो अपराध तो कहीं भी कर सकता है। और इसके 4 मुख्य कारण हैं जो अक्षम हो रहे हैं हमारे गृह मंत्री, जिसके कारण हमारे माननीय धर्मलाल कौशिक जी ने उनसे इस्तीफा की मांग की है। सबसे पहला कारण यह है कि आप उत्तर ही नहीं दे पा रहे, आप अजीबोगरीब बयानबाजी दे रहे हैं, निरुत्तर हैं आप। एक्चुअली अपनी अक्षमता के कारण आप निरुत्तर हैं। आप कुछ भी बोलते हैं कि वहां पर घर में कैसे रोका जाए, मैं ये मानता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पिछले रमन सरकार की उसमें या उसके पहले जो सरकार थी उसमें अपराध नहीं होते थे, लेकिन आज जो ग्राफ बढ़ा है वो चिंताजनक है। इसके कारण ताम्रध्वज साहू जी को उत्तर देना पड़ेगा, जो कि वो उत्तर उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। जैसे उनको रोडों के मामले में बोला गया तो वो अमर्यादित भाषा और अभद्र टिप्पणी की उन्होंने, और
सदन में आपको अगर प्रश्नकाल के दौरान आप वहां पर उत्तर नहीं देते हैं, आप अनुपस्थित रहते हैं, अपना प्रतिनिधि नहीं भेजते हैं, आप स्वस्थ रहते हुए भी ये बहाना मारते हैं कि आप अस्वस्थ हैं, ये गलत है, क्योंकि आप निरुत्तर हैं। आप कहीं भी बयानबाजी, चलिए ठीक है चौहान जी, अब इस सवाल पर हम गंगवानी जी से भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके का बयान यहाँ पर गृह मंत्री ने दिया है, क्या लगता है आपको गृह मंत्री की तरफ से ऐसा बयान जनता पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है? मानसा जी देखिए, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का जो पहले प्राथमिकता है वो छत्तीसगढ़ की जनता को अपराध मुक्त वातावरण देना है। अभी चौहान जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, तो आपको स्पष्ट कर दूं हिमांशा जी, पूरे देश में न केवल छत्तीसगढ़ में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एनसीआरबी, इसके जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं हिमांशा जी, उसके कुछ आंकड़े दे दूं आपको। 15 साल पहले और अभी जो वर्तमान आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ में जो महिला से जुड़े अपराध है उसमें 10% की कमी, बच्चों से जुड़े जो अपराध है 17% की कमी, जबकि इनके समय में पॉक्सो से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे स्थान पे था। नक्सली घटनाओं में 37% की कमी, नक्सली शहादत में 52% की कमी, डकैती से जुड़े मामलों में 8.5% की कमी थी। हत्या के अपराध और संगठित अपराध, जिसकी बात वरिष्ठ पत्रकार रुचित शर्मा जी कह रहे थे, उसमें भी 8% की कमी आई है। और सबसे प्रमुख जो महिला दुष्कर्म की घटना है, आज इनके समय 27,000 महिलाएं गायब हो जाती थी, औसत रूप से रोज 3 महिलाओं का बलात्कार होता था। उस महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाओं में कांग्रेस के कार्यकाल के बाद 32% की कमी आई है। कुछ आंकड़े दे दो, उससे चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा 2018 में विधानसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए गए। 2014 में 1502, 2015 में 1629, 2016 में 1700, 2017 में 1776, कुल 4 सालों में 6607 दुष्कर्म के मामले हुए, औसत 1650, जबकि हमारा जो औसत है वो 1123। ये आंकड़े स्पष्ट उससे बता रहे हैं कि दुष्कर्म की घटनाओं में 32% की कमी आती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। कुछ दिन पूर्व जब शराब की अवैध तस्करी में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी पकड़ता है, तो ये पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके बचाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका दोहरा चरित्र है, ये दिखावे के लिए अपराध का विरोध करते हैं। दूसरी बात, उचित शर्मा जी एक अच्छी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारा दायित्व है कि छत्तीसगढ़ के पुलिस का मनोबल बढ़ाया जाए। देखिए, अंबिकापुर की जो घटना है वो दुखद है, लेकिन जैसी घटना होती है एक स्पेशल सेल का गठन किया जाता है। 24 घंटे के अंदर जो दोषी व्यक्ति है आज वो सलाखों के पीछे। कहीं ना कहीं पुलिस ने जो अच्छा काम किया, पूरी सक्रियता से, संवेदनशीलता से आज अपराधी सलाखों के पीछे है। तो ये हमारा दायित्व है कि मनोबल बढ़ाए। आज हम सीजी कार्ड ऐप लाते हैं जिससे 15 पाके की सुविधा है। आज महिलाएं थाने में जाने डरती थी, आज वो वहां बैठ के सीधे सीधे अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं। आज सारे चौक चौराहों पे कैमरा लगाया जा रहा है, सारे छोटी छोटी जगहों में साइबर सेल स्थापित किया जा रहा है, और जितना हो सके पुलिस को आधुनिक व्यवस्था कई पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास माननीय भूपेश बघेल की तरफ से हम किया जा रहा है। तो कहीं ना हमारी नियत, नीति और मंशा बात से स्पष्ट है, और एनसीआरबी के आंकड़े पूरे हैं। दूसरा सबसे प्रमुख चीज बता दूं हिमांशी, थोड़ा समय दीजिएगा। आज ये दिखावे के लिए विरोध करते हैं, किसी भी अपराध की जब हम डीप में जांच करते हैं, कहीं ना कहीं उसके तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े मिलते हैं। आज देखिए, स्पष्ट कर दूं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ओएसडी ओपी गुप्ता लगातार नाबालिग का यौन शोषण करता रहा। क्या ये राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव है? नक्सली घटनाओं की बात करूं, इनके जगत पुजारी जो विधायक के पुत्र हैं, जो मंडल उपाध्यक्ष हैं, लगातार 10 साल तक नक्सलियों को सामान तकलीफ पढ़ाते हैं। अनेक के अवैध उत्खनन की जांच करते हैं, तो नागू चंदाकर पकड़ाता है, जो धमतरी कलावर मंत्री का राइट हैंड माना जाता है। मानव तस्करी की जांच करते हैं तो गंगा पांडे पकड़ाती है, जो एक स्वयं महिला भाजपा नेत्री है, जिसके पति जो मंत्री के राइट हैंड माने जाते हैं। ड्रग पेडलर की जांच करते हैं तो अंत में जो व्यक्ति पकड़ाता है वो बिलासपुर के सांसद और जो पूर्व विधायक है, उसके साथ सोशल मीडिया में केक काटते, माला पहनाते फोटो मिलती है। तो कहीं ना कहीं और भी देखिए, भाजपा का जो आरटीआई है वो 14 बोतल शराब के साथ खुलेआम पकड़ाता है। तो ये सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि दिखावे के लिए जरूर बात करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदरों से अपराधियों से मिले हुए हैं। चलिए ठीक है गंगवानी जी, ये बता दीजिए कि कपसदा की घटना कानून व्यवस्था से अलग कैसे है? जो बयान यहाँ पर आया है, हम घटना की बात कर रहे हैं, ये अलग कैसे है? कानूनी दायरे में क्यों नहीं आ सकता? देखिए, कहीं ना कहीं उनके बयान को भारतीय तोड़ मरोड़ कर पेश करके राजनीतिक पाखंड कर रही है। देखिए, हमारा प्रयास से एनसीआरबी के आंकड़े दिखते हैं, और 24 घंटे के अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो ये पुलिस की सक्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज इनके समय महिला कांस्टेबल से बलात्कार होता है, 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आज खुद खोरदा था वो, जिससे ऋण लिया था, उसकी पत्नी के साथ ऑटो में खुलेआम बलात्कार करते हैं,
उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। 27,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो जाती हैं, रोज 3 महिलाएं औसत बलात्कार शिकार होती है। पॉक्सो की कार्रवाई में पूरे देश में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे आता है। आज खुलेआम बिलासपुर में पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, सरेआम रायपुर में जो है सराफा व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। तो कानून व्यवस्था तब क्या थी और अब क्या है, ये बहुत अंतर है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन हो चुके हैं, इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और ये सरोज पांडे जी के बयान की बात कर रहे थे, आज तमदास साहू जी जिस वीडियो को सरोज पांडे शेयर कर रही थी वो अकलतरा का है और वो एनएच का हिस्सा है, नेशनल हाईवे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आज जिस प्रकार से गलत और दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया सरोज पांडे के द्वारा, उस पर आरोप लगने का उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है, उसको जबरदस्ती। लेकिन अभी भी आपने जवाब नहीं दिया कि कपसदा की घटना लॉ एंड ऑर्डर से अलग कैसे है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जान लेते हैं। चौहान जी बताइए, यहाँ पर मैं ये एक बात जानना चाहूंगी, कानून व्यवस्था को लेकर कपसदा की घटना है वो लॉ एंड ऑर्डर से कैसे अलग हो जाती है? अगर कोई आत्महत्या कर लेता है या कोई आत्महत्या के लिए उकसा रहा है या चाकूबाजी की कोई घटना हो जाती है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर से अलग हो जाती है? हिमांशा जी, मेरे को बहुत कम समय दिया गया, मैं इसमें खेद व्यक्त करूंगा। जी बोलिए, आपको समय देंगे। आपने मेरे को 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया इसमें। मेरे को बोलिए, आपको आप समय दे रहे हैं, बोलिए। बात रखना चाहता था जी रखिए, आप बात रखिए। मैं वही बोलना चाहता हूं कि जो व्यवस्था है जो ताम्रध्वज साहू जी को संभालनी चाहिए वो नहीं संभाल रही है। उसके 4 कारण हैं। एक तो वो निरुत्तर है, वो उनको उत्तर देने नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये है कि गुटबाजी बहुत ज्यादा चल रही है, जिसके चलते काम प्रभावित हो रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता उसको भुगत रही है। आप जो सस्पेंड किया जाता है अधिकारियों को और जो ट्रांसफर कर दिया जाता है, मुख्य कोर कमेटी की मीटिंग में जो उनको बुलाया नहीं जाता है, ये बहुत बड़ा फर्क है। उनके पास कोई काम लेके जाता है तो बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऐसा उनका जवाब देता है मौखिक तौर पे। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं उसका। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि तीसरी बात ये है कि उनको फंड नहीं दिया जा रहा है या फंड लेना नहीं आ रहा है उन्हें, क्योंकि फंड की वजह से भर्तियां नहीं हो रही हैं, स्टाफ कम है, उनके ऊपर ओवर बर्डन हो रहा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता खत्म हो रही है। वो गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे कंट्रोल हो जाता है, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा पा रहे हैं। चौथा उनके हाथ में अनकंट्रोल हो गया है, प्रशासन उनके हिसाब से चल ही नहीं रहा है। पहले वो खुद पर्चियां लेके घूमते रहते हैं कि यहाँ पर जुआ सट्टा हो रहा है, उसके बाद क्या एक्शन होता है? उनके बोलने से कोई एक्शन नहीं होता है, ना उनके तरफ से कोई चल रहा है। इस वजह से वो काम करना नहीं चाहते हैं या उनको काम करने नहीं दिया जाता, ये मुख्य कारण है, जिससे गृह मंत्रालय की जो व्यवस्था है वो एकदम चरमरा गई है। कुछ आंकड़े मैं भी पेश करना चाहता हूं। आपने बोला चलिए ठीक है, 8 महीने जी, पिछले 8 महीने में बिलासपुर की घटना 150 बार चाकूबाजी की घटना हुई है, 150 बार। पिछले 2 महीने में राजधानी रायपुर में 24 घटना हो चुकी। वो कानून व्यवस्था नहीं है क्या? सिर्फ आप रोड में चलने के लिए ऐसा वो समझते हैं कि ये कानून व्यवस्था है। आपका उत्तर तो दे नहीं पाए गंगवानी जी। आपने कितनी बार पूछा, उसके बाद भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात ये, आपको सामने में कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। 20 से 22 मर्डर हर महीने हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और 3 महिलाओं का कुकर्म हो रहा है रोजाना। आप बिहार से ऊपर पहुंच चुके हैं आज अपराध के मामले में। 3 लाख अपराध 2019 से लेकर 2022 तक हो चुके हैं आपके। आप बात करते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 83% मादक पदार्थों से लिप्त होते हैं जो अपराध करते हैं। आपने इतना ज्यादा ढील दे दी है नशाखोरी को, आपने इतनी ज्यादा ढील दे दी है कि सब वहां स्मगलिंग होती है नशा पदार्थ की। वो बहुत बड़ा कारण है, और आप संभाल नहीं पा रहे हैं अपने प्रशासन को, अपने स्टाफ को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके निरंकुश हो चुके हैं।
और आप निरुत्तर हैं, इस वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। ये कसदा की घटना है, उसके बाद अभी 2 दिन पहले कुम्हारी में चार लोगों की मृत्यु हो गई। आप क्या बोलते हैं कि पुलिस व्यवस्था से बाहर है? अगर पुलिस व्यवस्था से बाहर होती तो पुलिस को जाना ही नहीं चाहिए था, वहां केस रजिस्टर करना ही नहीं चाहिए था। सॉरी। बिल्कुल, चलिए चौहान जी आपसे दोबारा बात कर लेंगे। आप थोड़ा स्वास्थ्य का भी ख्याल कीजिए। उचित जी के पास आते हैं। उचित जी, आपसे फिर से मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर क्या कपसदा की घटना कानून व्यवस्था से अलग हो गई? जिस तरीके का बयान यहाँ पर दिया था, मैं उसी बात पर अभी भी वही बात कह रही हूँ। मुझे ये जानना है कि कपसदा की घटना कानून व्यवस्था से अलग कैसे है? कानून व्यवस्था से हट के तो आप इसको नहीं मान सकते जी। मैं कह रहा हूँ कि वो जुड़ी हुई चीज है कि आपके पुलिस के एक अपने भय से, पुलिस के अपने इकबाल से वो दूर होता जाएगा जनता के बीच। अगर पुलिस का भय नहीं रहेगा तो इस तरीके के क्राइम होंगे। माहौल तो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके किसी तरफ क्राइम की तरफ आपका इशारा जा रहा है, मन बन रहा है, तो एक बार आपकी पुलिस और एक बार और पुलिस के जो पुलिसिंग, जो सही पुलिसिंग होनी चाहिए था वो नहीं। फिर इसमें कई कारण होते हैं, कई चीजें हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग की बात है, कम्युनिटी पुलिसिंग की बात है, कई पुलिस मित्र की वाली बात है, तो लोगों के साथ इंटरेक्ट हो, तो पुलिस का कोई भय के साथ साथ मित्रता भी रहे कि क्राइम होने के समय हमको खबर पहले या बाद में अगर हो तो ऐसे क्राइम रोके जा सकते हैं। खैर, दूसरी बात ये कि राजनीति की इसमें जो हो रही है कि उसमें किसी प्रकार के गृह मंत्री जी इस्तीफा दें या ऐसा तो कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद रमन सिंह जितने शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है तो उनको इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए। हिंदुस्तान के इकलौते सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। 32 लोग कांग्रेस की जब झीरम घाटी में शहीद हुए तो उस वक्त भी रमन सिंह जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसे कई तर्क ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि अब राजनीति में कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो गृह मंत्री जी इस्तीफा देने लगे। ये पहले भी नहीं हुआ है और ना होते आए। ये हम बोलचाल में राजनीति में ऐसा कर लेते हैं, हाँ। लेकिन इस्तीफे ऐसे होते नहीं है। पूरी जिम्मेदारी 3 करोड़ की जनता की भय मुक्त माहौल की जिम्मेदारी सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, पुलिस विभाग की है। अगर इस तरीके से इनके क्राइम हो रहा है तो उसके जिम्मेदार वहाँ के जिला प्रमुख, वहाँ उस रेंज के आईजी, पुलिस विभाग की जिम्मेदारी गंभीरता से लेना चाहिए। और क्राइम इस तरीके के हो भी गए हैं जिसको रोका नहीं जा सकता, उन घटनाओं को भी पुलिस को संजीदगी से लेके जितना त्वरित हो सके उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनको सही जगह, उनको मुकाम पे उनको पहुंचाना चाहिए। इसी से उनका भय, उनका पुलिस का भय बनेगा और भय अगर बनता है तो अपराध कम होंगे। वही दूसरी ओर जो नशे की बात कर रहे थे चौहान साहब की, जाहिर है कि नशे का चलन, खासकर सूखे नशे का चलन, गोली का, टैबलेट का, अन्य तरीके के ड्रग्स का जो चलन जिस तरीके से बढ़ा है वो भी एक जिम्मेदार पहलू आप इसमें मान सकते हैं कि जिस तरीके से इजी अवेलेबिलिटी ड्राई नशे की जो हो गई है, जो बिना लाइसेंस के सब बिक रहे हैं, और जो यूथ है हमारा यंग एज जब उसमें जा रहा है तो उसके कई कारण है। आप देखिए कुमारी की जो घटना है वो भी उसका जब उदाहरण है कि क्यों हुआ था, क्या बस वो मद्यपान के बाद नशे की हालत में सब हो गए। वो पूरे के पूरे क्राइम आप देखेंगे, जो मैक्सिमम क्राइम है उसका रेशियो 30 से 40%, 60% के आसपास आप देखेंगे कि वो नशे की हालत में हुए हैं। अब वो किसी भी टाइप के क्राइम हुए हो, वो नशे की हालत में हुए हैं। तो इनको हमको रोकना जरूरी है। तो पूरी इस पे चिंतन मनन सभी के होने चाहिए कि इस तरीके से क्राइम को कैसे रोका जाए। साइबर क्राइम हो, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, लूट हो, डकैती हो, बाहर से आयातित क्राइम हो, तमाम चीजों पे चर्चा, संवाद और डिबेट होना चाहिए। और इनको रोकने के लिए एक सार्थक कदम सरकार को उठाने चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई कमी है विभाग को तो उसकी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो बजट की हो, चाहे उनके मानवाधिकार आयोग में आने की हो, चाहे उनकी छुट्टियों को लेके है। खुद वो गिल्ट में, खुद एक परेशानी से वो जूझते हुए अधिकारी काम कर रहा है तो उनकी परेशानी भी, उस विभाग की परेशानियों को भी अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 24 घंटे की वो ड्यूटी करते हैं। तो तमाम वो चीजें हैं जो हमको देखने लायक है, समझने लायक है, और इसमें राजनीति रही, ये सामाजिक विषय इसको मैं मानता हूँ कि एक सामाजिक विषय है और इसको मिल के प्रयास करने की आवश्यकता और दरकार है। बिल्कुल। चलिए उचित जी, तो समय की कमी है और इसी के साथ इस चर्चा को यही विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से कपसदा की घटना हुई है, यहाँ पर गृह मंत्री ताम्रध्वज
साहू ने बयान दिया। आपको बता दें कि कपसदा कांड में 2 लोग मारे गए थे और इसके बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान के बाद सियासी तकरार छत्तीसगढ़ में छिड़ गई है। आपस में बयानबाजी शुरू हो गई है, कानून व्यवस्था को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से इस्तीफे की मांग कर ली गई है और भाजपा के सवाल पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने झीरम हत्याकांड याद दिला दिया। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और बेहतर होनी चाहिए। लगातार तमाम यहां पर बयानबाजी और सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर छत्तीसगढ़ लगातार काम करती भी आई है और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार कानून व्यवस्थाओं को लेकर काम प्रदेश सरकार कर भी रही है। फिलहाल आज के छत्तीसगढ़ गुहार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IND 24।